Hello everyone, myself Mukesh Vyas. In this video, we are going to discuss about Maxwell's equations. Maxwell की समीकरण है. This topic is taken from BSc third year physics paper second, electrodynamics, electromagnetic waves and relativity. Now, what are Maxwell's equations? क्या होती है मैक्सवेल की समीकरणें? पहले हम ये जानेंगे, फिर हम इनके डेरिवेशन लेंगे, इनको व्युत्पन्न कैसे किया जा सकता है. देयर आर 4 फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशंस. यानी विद्युत चुंबकीय की 4 मूलभूत समीकरणें होती है, फंडामेंटल इक्वेशंस होती है, जिनको मैक्सवेल की समीकरण कहते हैं. इनका क्रम उसी प्रकार रहेगा जिस प्रकार ये इक्वेशन लिखी गई है. जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, प्रथम मैक्सवेल की समीकरण, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो. ये है गाउस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम. सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन इज डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो. यह है गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्थिर चुंबकीय में गाउस का नियम. थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन इज डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत. एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी. यानी मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, एम्पियर के नियम का मैक्सवेल प्रवर्धित रूप. ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है. तो इनका क्रम इसी प्रकार रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. यहाँ डी क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विद्युत विस्थापन सदिश. रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और बी है मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण. ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं. और एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फोर्स. अब अलग अलग स्पेस के लिए मैक्सवेल इक्वेशन किस प्रकार होगी? मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन फ्री स्पेस, मुक्त आकाश या निर्वात में मैक्सवेल की समीकरण. इन फ्री स्पेस द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड करंट चार्ज डेंसिटी जे इज जीरो. यानी मुक्त आकाश के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो आयतन आवेश घनत्व है रो, वो जीरो होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई फ्री चार्ज नहीं होता, मुक्त आवेश नहीं होता निर्वात में. तो चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगी. इसी तरह उसमें चार्ज का फ्लो नहीं होगा, वहाँ आवेश का प्रवाह नहीं होगा, तो करंट नहीं होगा, तो करंट डेंसिटी, धारा घनत्व भी जीरो हो जाएगा. हेंस मैक्सवेल्स इक्वेशंस टेक द फॉर्म, तो रो जीरो हो जाएगा. तो ये इस प्रकार जीरो कर देंगे, ये एज इट इज रह जाएगी. इसमें डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. जे जीरो हो जाएगा, तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी. फिर जहाँ डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई और बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच. तो यहाँ ई के रूप में भी लिख सकते हैं. डी का मान अगर एप्सिलॉन नॉट ई रख दें तो एप्सिलॉन नॉट तो जीरो की ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो. इस रूप में भी लिख सकते हैं. इसी तरह इसको बी का मान रख दें तो डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस, ये मान रख दें म्यू नॉट डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी. इसी तरह ये हो जाएगी डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, ये डी का मान रख दें एप्सिलॉन नॉट डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, वेयर एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट आर एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस रेस्पेक्टिवली. तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? जो मुक्त आकाश है, जो निर्वात है, उसकी परम या निरपेक्ष विद्युतशीलता, और म्यू नॉट चुंबकीय
पारगम्यता। नाउ मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम। एक रेखीय समदेशिक माध्यम में मैक्सवेल की समीकरणें क्या होगी, यानी समदेशिक माध्यम, रेखीय समदेशिक माध्यम क्या होगा, ऐसा माध्यम जिस माध्यम के अंदर चारों ओर हर दिशा में समान गुणधर्मों, सेम प्रॉपर्टीज शो करता हो, वो रेखीय समदेशिक माध्यम हो जाएगा। इन ए लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम वी हैव, आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए हमने ले लिया D इज एप्सिलॉन नॉट E एंड B इज इक्वल टू म्यू H, where epsilon and mu are absolute permittivity and permeability of medium respectively। यानी जो माध्यम हम कंसिडर कर रहे हैं, विचाराधीन है, उसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता और चुंबकीय पारगम्यता। तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन लीनियर आइसोट्रोपिक मीडियम टेक द फॉर्म, तो रेखीय समदेशिक माध्यम में मैक्सवेल के नियम का स्वरूप क्या हो जाएगा, मैक्सवेल की समीकरणों का स्वरूप क्या हो जाएगा, यहाँ D का मान रख दो, एप्सिलॉन इधर चला जाएगा, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन, फर्स्ट इक्वेशन। B का मान म्यू H रख दो, म्यू 0 की ओर तरफ चला जाएगा तो डेल डॉट H इक्वल टू 0। यहाँ B का मान रख देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे D का मान रख देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी। तो आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर समदेशिक माध्यम में ये मैक्सवेल की इक्वेशंस हो जाएगी। इस वीडियो में हम प्रथम दो जो मैक्सवेल की समीकरण है उनकी व्युत्पत्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका डेरिवेशन समझाएंगे। फिर अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट दो इक्वेशन बची है, थर्ड और फोर्थ, उसके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन, प्रथम मैक्सवेल समीकरण की व्युत्पत्ति। Let us consider a surface S bounding a volume V in a dielectric medium। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेते हैं, परावैद्युत माध्यम, जिसका वॉल्यूम V है और उस वॉल्यूम के चारों ओर का जो सरफेस है वो S है, पृष्ठ S है। अब उसमें दोनों तरह के चार्जेस हैं, फ्री चार्जेस भी हैं, मुक्त आवेश भी हैं, और बाउंड चार्जेस या पोलराइजेशन चार्जेस भी हैं, बद्ध आवेश या ध्रुवण आवेश। और वो जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से वितरित है। तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, चार्ज डेंसिटीज। तो रो तो हो जाएगी फ्री चार्ज डेंसिटी और रो पी हो जाएगी पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी। तो हम उस डाइलेक्ट्रिक एलिमेंट के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कोई एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लेते हैं, आयतन अल्पांश, छोटा सा आयतन जिसका मान dV है। उसके अंदर कोई पॉइंट है, उसकी फ्री चार्ज डेंसिटी रो है और पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी रो पी है। देन गाउस लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो गाउस के नियम से सरफेस इंटीग्रल ऑफ E, यानी ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, यानी उस सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, विद्युत फ्लक्स का प्रवाह हो रहा है, तो किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q यानी चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश, और चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल चार्ज डेंसिटीज dV। दोनों तरह के चार्जेस हैं तो दोनों चार्ज डेंसिटीज का सम हो जाएगा। बट पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटीज रो पी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी, ये होता है, हमें ध्यान रखना है। तो ये मान इसमें रख देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल अलग अलग है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लिया पहले, वॉल्यूम को दोनों को। अब ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसको भी हम वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे, यूजिंग गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम टू चेंज सरफेस इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल वी गेट। इस पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में परिवर्तित करेंगे तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एप्सिलॉन नॉट E dV हो जाएगा और ये एज इट इज रह जाएगा। अब सारे वॉल्यूम इंटीग्रल है तो इस वॉल्यूम इंटीग्रल को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। अब डेल डॉट, इसमें भी डेल डॉट आ रहा है तो इस P को अंदर ले लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट E प्लस P हो जाएगा। बट एप्सिलॉन नॉट E प्लस P इज इक्वल टू होता है D, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विद्युत विस्थापन सदिश।
देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, उसकी जगह डी रख देंगे। दोनों ओर वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो दूसरी वाले तरफ जो पद है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और वॉल्यूम इंटीग्रल को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। सिंस वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी, अब हमने जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया है उसका वॉल्यूम कोई फिक्स नहीं है, स्वेच्छ है, उसका मान कुछ भी हो सकता है, कम ज़्यादा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, यानी ये जो टर्म है, इसका जो मान है वो शून्य आ रहा है, इसके जो इंटीग्रल है वो शून्य आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का मान कुछ भी हो तो भी इसका इंटीग्रल का मान शून्य होगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो ये टर्म है इसका मान शून्य होना चाहिए, तभी ये शून्य होगा। तो फॉर द इंटीग्रल टू बी जीरो, इस इंटीग्रल के जीरो होने के लिए इट्स इंटीग्रैंड मस्ट वेनिश, इसका जो इंटीग्रैंड है, इसका जो समाकल्य है वो समाप्त होना चाहिए, वो शून्य होना चाहिए। तो ये जीरो कर दिया, तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो। तो ये हो जाएगी फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन के डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। सिंस आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स and magnetic currents due to them have no physical significance, यानी कोई एक मैग्नेट होता है, उसके अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो विलगित चुंबकीय ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल की अगर अपन अलग कल्पना करें या साउथ पोल की अगर अपन अलग कल्पना करें तो ये संभव नहीं है, यानी दोनों ही मैग्नेटिक पोल्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और उनके कारण जो मैग्नेटिक करंट्स हैं, जो चुंबकीय धाराएं हैं, उसकी भी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती, क्योंकि विलगित चुंबकीय ध्रुव की हम कल्पना नहीं कर सकते, तो उनके कारण जो करंट्स होगा उसकी कोई भौतिक सार्थकता नहीं होगी। देयरफॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इन जनरल, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो व्यापक रूप में क्या होती है, आर आइदर क्लोज्ड कर्व्स, या तो बंद वक्र के रूप में होती है, और गो ऑफ टू इन्फिनिटी, या अनंत तक गतिमान होती है। क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या हुआ, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है नॉर्थ पोल से निकलती है और गमन करती हुई वापस वो कहाँ एंटर करती है, साउथ पोल में एंटर करती है, फिर वापस नॉर्थ पोल में से निकलती है और साउथ पोल में, तो एक तरह से वह बंद वक्र के रूप में होती है। कंसिक्वेंटली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग एनी आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस इज एग्जैक्टली द सेम एज लिविंग इट। अब हम कोई एक स्वेच्छ बंद पृष्ठ लेते हैं, जैसे कोई स्फीयर है, तो अगर मान लो उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर कर रही है उसके किसी सरफेस में से, तो वो लाइन वापस उसके किसी दूसरे सरफेस में से बाहर निकलेगी, यानी जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें एंटर कर रही है उतने की उतनी उसमें से बाहर निकलेगी। इट मीन्स, इसका तात्पर्य क्या हुआ, डेट द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, यानी चुंबकीय प्रेरण बी का जो फ्लक्स होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यदि किसी भी बंद पृष्ठ के आर पार से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, यानी जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर निकलेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसमें से गुजरेगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। कोई एक सिंपल सरफेस है तो उसमें से जो चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, जहां ये गोला नहीं आएगा, तो उसमें जीरो नहीं होगा उसका मान फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस होगा। लेकिन वो बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ यानी जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है, तो कुल मिला के रिजल्टेंट फ्लक्स कितना उसके अंदर आया, वो जीरो आया। Now, using Gauss divergence theorem to change surface integral into volume integral, Gauss divergence प्रमेय से सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं, जैसे पहले किया था। वी गेट द वॉल्यूम इंटीग्रल डेट डॉट बी डी वी इज इक्वल टू जीरो। सिंस द वॉल्यूम इज आर्बिट्रेरी, आयतन स्वेच्छ है, देयरफॉर फॉर द वॉल्यूम इंटीग्रल टू बी जीरो, इसका मतलब ये जो आयतन समाकल्य है वो शून्य कब होगा, इट्स इंटीग्रैंड
मस्ट वैनिश। इसका जो इंटीग्रेंट है डेल डॉट बी, इसका मान समाप्त होना चाहिए, विलुप्त होना चाहिए। तो डेल डॉट बी इक्वल टू 0। तो ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन होगी। थैंक यू।